स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज से मिशन बिहार पर उतरने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी रण में आज के दिन प्रधानमंत्री की 3 रैलियां वहां पर होने वाली हैं। पीएम मतदाताओं से एनडीए के समर्थन में वोट की अपील करेंगे और अब से कुछ ही देर में सासाराम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली है। उसके बाद करीब 12 बजे प्रधानमंत्री गया पहुंचेंगे, वहां उनकी दूसरी रैली है और दोपहर करीब 3 बजे भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज तीसरी और आखिरी रैली है। पीएम की पहली और तीसरी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे मंच पर, जबकि दूसरी रैली में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मंच साझा करेंगे। बिहार के घर घर में पीएम मोदी का भाषण पहुंचाने के लिए बीजेपी की आईटी टीम ने खास प्लान तैयार किया है। कोरोना काल में बिहार में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे वक्त में चुनाव प्रचार भी कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर हो, इसके प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर असर वैसा दिखता नहीं। प्रधानमंत्री एक जगह बोलेंगे आज और 15 विधानसभा क्षेत्र की 100 जगहों पर एलईडी के जरिए उनकी वर्चुअल रैली होगी। पूरा कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि हर रैली से करीब 1 लाख लोग कवर हो जाएंगे। हम सबों को संबोधित करें। रामविलास पासवान जिंदाबाद। तो दिन भर आज तक की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार पे रहेगी। सासाराम, गया और भागलपुर ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स आपको रैली की हर तस्वीर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आज जब चुनावी मैदान में होंगे तो अपने प्रचार कार्यक्रम में वो क्या कहेंगे, निगाहें बिहार की इस बात पर है। कल ही बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें वादे किए गए हैं। 19 लाख नौकरियों का वादा, जिसने सबकी निगाहें खींची, और दूसरी तरफ हर बिहारी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त, जिस पर विवाद भी छिड़ गया है। बिहार की जनता ने तो प्रधानमंत्री के मिशन बिहार पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ गए हैं और हमारे साथ आरजेडी से पूर्व मंत्री और नेता श्याम रजक भी बातचीत में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पटना से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए कोरोना काल में ये रैली हो रही है और अभी बीते वक्त जब प्रधानमंत्री ने एक संबोधन भी किया देश के नाम, उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की। आज ये देखना होगा कि इस समय में कैसे इंतजाम रैली में दिखाई देते हैं और इसी दौरान कैसे वोटर तक पहुंचा जाए, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीनों रैलियां होनी है ना मीनाक्षी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और उसके अलावा आम लोगों तक या सासाराम के आसपास की 20 विधानसभाओं में कैसे लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो लाइव दिखाया जाए, इसके इंतजाम जो है वो किए गए हैं। एलईडी स्क्रीन्स लगाई जा रही हैं। लगभग ये कहा जा सकता है कि 100 जगहों पे बड़ी स्क्रीन लगेंगी और हर बूथ पर एक छोटी स्क्रीन लगाई जाएगी, जहां पर आम जनता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सीधा सुन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबकी निगाहें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो है आज चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं अपने। और सबसे बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करेंगे पहली रैली में और तीसरी भागलपुर की रैली में। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो है वो मंच साझा करने जा रहे हैं। 2009 के चुनाव के बाद, एक लुधियाना के बाद आज पहली बार है जब सासाराम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो मंच साझा करके चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ये सबकी निगाहें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से एक जंग छिड़ गई है, उसको लेकर बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है। वैक्सीन जो है वो जब सरकार आएगी एनडीए की तो घर घर जाकर फ्री दी जाएगी, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि विपक्ष जानता है कि कोरोना काल का जो संकट है, उस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इस तरीके के चुनावी वादे जरूर हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने जो है पूरे बहस का नैरेटिव चेंज कर दिया और 10 लाख सरकारी नौकरियों के जो उसके जवाब में जो है 19 लाख रोजगार देने की बात कही है। वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो चाहती है कि किसी तरीके से जो है विपक्ष को काउंटर भी किया जाए और ये बताया जाए कि जो वादे बीजेपी और एनडीए करती है वो निभाती है। और इसीलिए बीजेपी ने अपना टैगलाइन भी दिया है, भरोसा है तो बीजेपी है। ठीक है।
हमारे साथ चित्रा भी जुड़ेंगी सासाराम की इस रैली से, जहां पर रैली स्थल, जहां पर यह कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, समय का पहिया ऐसा घुमा है कि 2015 और 2020 में बहुत कुछ बदल गया है। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार गए थे तो उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य बताया था और नीतीश कुमार को जमकर कोसा था। लेकिन आज सासाराम में हम उन्हें मंच साझा करता हुआ देखेंगे। क्या मैसेज इस तरह के परिवर्तन में एक आम वोटर तक जाता है? पहली बात ये। देखिए मीनाक्षी जी, चंद दिनों पहले मैंने आप ही के चैनल पे आज तक और इंडिया टुडे पे मैंने आप लोगों ने जो ओपिनियन पोल बिहार के चुनाव को लेकर किया है उसमें भाग लिया था, और उसमें आपने हर आंकड़ों पर, हर पहलू पर ध्यान देते हुए किसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, इन सब विषयों को लेते हुए अंततोगत्वा कितनी सीटें किस पार्टी की आएगी उस पर चर्चा की थी। और हमें जान के ये खुशी भी हुई थी कि जो आपका बहुत बड़ा सैंपल साइज इत्यादि है उसके माध्यम से पता चला कि हमारी सरकार अर्थात एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बन रही है। मैंने उस समय भी कहा था, और आज जब 3 जगहों पर प्रधानमंत्री सासाराम, गया और भागलपुर में अपनी रैली को संबोधित करेंगे, और प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार बिहार की जनता के मन में एक विशेष स्थान है, मैं इतना कह सकता हूं कि आपने जो CSDS और लोकनीति ने जो ओपिनियन पोल किया था उसमें लगभग 10% का और इजाफा कर दीजिए। जो सीट आप दिखा रहे थे 144 तक आ सकती है बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की, आप उसमें और अनेकों सीट जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 10% का वोट शेयर जब बढ़ता है तो एक बहुत बड़े उछाल के साथ जो अमित शाह जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा है अपने अपने इंटरव्यू में और अपनी रैली में कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रहेगा। ठीक है, सुजीत हमारे साथ आ गए हैं पटना से। देखिए सुजीत, यहाँ पे डॉक्टर संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि उनके सबसे बड़े जो स्टार कैंपेनर हैं आज वो मैदान में हैं, और मोदी फैक्टर जब वो मैदान में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ओपिनियन पोल में भी जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज तक के ओपिनियन पोल ने 133 से 143 सीटें एनडीए को दी थी, जो कि एक कंफर्टेबल मेजोरिटी है, इसमें और ज्यादा इजाफा होने के संकेत हैं, डॉक्टर संबित पात्रा ये कह रहे हैं। सुजीत, ये समझाइए, बीजेपी ने जब ये तय किया कि प्रधानमंत्री की 12 रैलियां वहां पर होनी है 3 दिन में, किस विचारधारा के साथ, क्या सोच समझकर इन सीटों को पिक किया गया है, इन इलाकों को पिक किया गया है जहां प्रधानमंत्री बोलेंगे? देखिए मीनाक्षी, आज बहुत उम्मीद लगी हुई है एनडीए की, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं बिहार से, क्योंकि अभी तक का जो नैरेटिव था और जिस तरह से नैरेटिव सेट किया था विपक्ष ने, खासतौर पर तेजस्वी यादव ने, जो रोजगार का मामला है, वाकई ये एक मुद्दा बनता जा रहा था पूरे बिहार में। हालांकि कल जो एनडीए की बीजेपी की तरफ से जो 19 लाख रोजगार देने की बात हुई है तो चर्चा शुरू हुई है, तो आज सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं कि आखिर प्रधानमंत्री बोलते क्या हैं, और उसी पर ये सारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मुख्य बिंदु है आज पूरे चुनाव का, प्रधानमंत्री का भाषण, कि वो क्या बोलते हैं और किस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं आगे की रणनीतियों के तहत जो एनडीए को आगे लेके जाएगा। अभी फिलहाल की जो हम ये बात कह सकते हैं कि चुनाव घोषणा से पहले जो एनडीए की स्थिति थी, बेहतर स्थिति थी, उसमें गिरावट जरूर आई है, और ख़ास तौर पर रोजगार के मामले को लेकर और जिस तरीके से विपक्ष ने रोजगार को मुद्दा बनाया है, तो उसको किस तरह से काटते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार भी साथ होंगे, तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी अहम है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव या विपक्ष जो है वो लगातार नीतीश कुमार को निशाना बना रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ नहीं कहा है उसने। वो जानते हैं कि अगर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जाएगा तो मामला कुछ उल्टा हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री किस तरह से इस नैरेटिव को चेंज करते हैं, इस रणनीति को चेंज करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा आज के इस रैली की शुरुआत। हमारे साथ नालंदा से रोहित भी जुड़ गए हैं और चित्रा भी हमारे साथ आ गई हैं। चित्रा, सासाराम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होने वाली है, कोविड काल में प्रधानमंत्री की ये रैली। खबरें तो इस तरह की भी आ रही हैं कि मंच में जो लोग पहुंचेंगे उनका आज या कल में कोविड टेस्ट हुआ होना जरूरी है, इस तरह की तैयारियां की गई हैं। जरा दिखाइए तस्वीरें हमें, किस तरह की रौनक वहां दिखाई दे रही है, क्या इंतजाम है, जोश उत्साह किस तरह का दिखाई दे रहा है आज प्रधानमंत्री के आने पर?
देखिए यहाँ पर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है मीनाक्षी, अपने आप में बेहद दिलचस्प है। पीछे की तस्वीरें आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहले की रैलियों के मुकाबले इस बार कुर्सियां काफी दूरी पर लगाई गई हैं, यानी कि आगे की तरफ काफी कम संख्या में लोग बैठेंगे। लेकिन पीछे मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त दिखाई दे रही है, दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। दूसरी तरफ मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं। हिमांशु, पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विशाल जनसभा, ये बड़ी सी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनकी फोटो है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो खुद इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे मंच पर, सुशील मोदी जो कि डिप्टी सीएम है, उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जीतन राम मांझी की तस्वीर की जगह यहाँ पर फिलहाल वीआईपी के जो मुखिया मुकेश सहनी की पार्टी है, जो निषाद कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, 2018 में ही ये पार्टी बनी थी और अभी वो बीजेपी एनडीए का सहयोगी है, उनकी तस्वीर मुकेश सहनी की दिखाई दे रही है। 6 कुर्सियां लगाई गई हैं, यानी कि इस मंच पर सिर्फ 6 लोग ही बैठेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें, एक दूसरी तरफ वहां पर छोटा सा मंच बनाया गया है जिस पर उम्मीदवारों को जगह दी जाएगी ताकि वो बैठे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली इसलिए है क्योंकि 2015 मुझे याद आता है मीनाक्षी, इसी जगह से सासाराम से बीजेपी का नारा था, उस समय जो एनडीए गठबंधन था, मांझी जी इसी सासाराम की रैली पर ठीक प्रधानमंत्री की बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे, बदलो सरकार बदलो बिहार। लेकिन इस बार नीतीश कुमार को ही जिताने का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और नीतीश को भी मोदी का ही सहारा है। इसी वजह से आज जो 3 रैलियां होनी है, गया को छोड़कर भागलपुर और सासाराम की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। काफी बड़ा ये मंच बनाया गया है, पीछे तक अगर आप तस्वीरें देखिए, और कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। चित्रा, एक सवाल आपसे चित्रा, आराम से, जिंदाबाद नहीं करिए, कहाँ से आए हैं? मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र से आया हूँ। कैसा है माहौल, कैसा है माहौल? गदगद है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आप? बीजेपी के कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं? बिल्कुल सुनने के लिए आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मास्क लगाइए, पूरा मास्क लगाइए, अब बोलिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही चंद मिनटों में यहाँ पे भव्य स्वागत, वंदन। एक और दिलचस्प तस्वीर है, पूरा मास्क लगाइए जरा, नाक पूरा ढकिए आप। ये देखिए, ये बीजेपी का मास्क भी है जो इन लोगों को, जो खासतौर से फ्रंट में बैठे हुए लोग हैं, सबको दिया गया है ताकि वो लगाकर यहाँ पर बैठे। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। तो ये यहाँ की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और आज की ये रैली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है मीनाक्षी, क्योंकि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं, कहा जाता है कि उसके बाद माहौल अचानक से चेंज हो जाता है। बीजेपी या फिर बात करें एनडीए की, तो 2 बड़ी चुनौतियां इस वक्त उसके सामने है। एक तरफ नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं है। बीजेपी और एनडीए इस बात को, खुद नीतीश कुमार इस बात को जानते होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव की जनसभाओं में अपार जनसमूह उमड़ रहा है उनको सपोर्ट और समर्थन देने के लिए। हालांकि वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इन तस्वीरों ने चिंता बढ़ाकर रखी हुई है। इसी वजह से डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए अगर भीड़ पैमाना है एक तरह से लोकप्रियता को जांचने का, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ और उत्साह दिखाई दे रहा है। मानेंगे, स्वीकार करेंगे इस बात को? और आज तक का तो ओपिनियन पोल भी था जिसमें 27% लोग उनको सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। फासला बहुत कम था नीतीश कुमार जी के साथ तुलना में। देखिए, जहां तक भीड़ का विषय है, मैं इतना कहना चाहूंगा, एक और अनुभव और परिपक्वता है, तो दूसरी तरफ अनुभवहीनता और अपरिपक्वता है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, वो देश के अभिभावक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 3 दिन पहले देश को संबोधित किया था और कहा था कि किस प्रकार कोरोना से लड़ना है, किस प्रकार एक उचित दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, हाथ की सफाई करनी है। तो स्वाभाविक रूप से मैं खुद परसों, आप देखिए, गया, सासाराम और भागलपुर गया था। अश्विनी चौबे जी और हम जाके वहां के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को कि भीड़ किसी भी कीमत पे ना हो, वहां पर उचित दूरी रखी जाए। लोग तो लाखों की तादाद में, दसियों लाख लोग चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए, दसियों लाख लोग चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी को देखने आए। किंतु सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन को फॉलो करना, एक दूसरे को कोरोना से संक्रमित ना करना। आप बताइए कौन महत्वपूर्ण विषय है? और जहां तक दूसरी रैलियों का जो जिक्र हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अनुशासन को फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार केवल प्रदर्शन करने की प्रयास नहीं करनी चाहिए। श्याम रजक जी, देख लीजिए, यहां पर कहा जा रहा है कि जो रैलियों में भीड़ उमड़ रही है वो एक तरफ, लेकिन अनुशासन का पालन जरूर होना चाहिए। कोरोना की गाइडलाइन की जो धज्जियां हम देख रहे हैं रैलियों में उड़ रही है, उसमें आरजेडी भी पीछे नहीं है।
देखिए, संदीप पात्रा जी ने सिर्फ बात बनाने वाले लोग हैं, और जो बात कर रहे हैं, इनकी जितनी भी रैली हो रही है उसमें कहाँ कोरोना का और जो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है, ये तो नहीं कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की रैली है तो वो अपना दिखावे के लिए कुछ कुछ अपना कर रहे हैं, लेकिन जरा पीछे भी जाकर के देखिए, सड़कों पर जाकर के देखिए, लोग कहाँ सोशल डिस्टेंस का, मास्क का उपयोग करने का काम कर रहे हैं। ये कहने वाली बात है, ये कहने वाले अनुभवहीन की बात कर रहे हैं। ये अनुभवहीन की बात क्यों कर रहे हैं? ये देश में यही बात अंग्रेज जब आए थे तो कहते थे कि ये देश आजाद होगी तो अनुभवहीन लोगों को स्वतंत्रता के बाद सरकार बन जाएगी। ये बात तो वही लोग कहते हैं जो लोग संपन्नवादी लोग होते हैं, संपन्नवादी लोग कहते हैं। एक बार आप देखिए, और जनता ने तय कर लिया है तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार। यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चुनाव प्रचार में बिहार में मैदान में उतर रहे हैं। सासाराम में आज उनकी सबसे पहले रैली होने वाली है और उसके बाद गया और भागलपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। जबरदस्त तैयारी बीजेपी के आईटी सेल ने इसे लेकर की है। प्रधानमंत्री की बात जन जन तक पहुंचे, वोटर्स तक पहुंचे, इसके लिए अलग अलग वर्चुअल रैलीज के जरिए और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को इसके साथ जोड़ा जा सके, उसके भी प्रयास है। यहां देखिए मंच की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रैली के इंतजाम पूरे हो चुके हैं। और देखिए कोविड काल में क्योंकि प्रधानमंत्री की ये रैली हो रही है तो इस बीच खबरें ये भी हैं कि मंच पर जो लोग पहुंचेंगे उनका आज या कल में कोविड टेस्ट हुआ हो, इस तरह के इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं। सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके मद्देनजर इस प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है उससे कम संख्या, ये किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन सभाओं को सफलता भी मिलेगी। बिहार के जीवन में, बिहार के विकास में, बिहार का भाग्य बदलने के लिए एक आधुनिक, ताकतवर नया बिहार बनाने का निर्णय कर लिया है। 5 साल में बिहार की सियासत में काफी कुछ बदल चुका है। तब बिहार में मुकाबला नीतीश से था, लेकिन अब नीतीश मोदी के साथ है। बिहार में चुनाव कोरोना के साए में हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल्स लागू हो रहे हैं। लिहाजा बीजेपी ने बिहार के जन जन तक मोदी का संदेश पहुंचाने के लिए हाईटेक इंतजाम किया है। मोदी की रैलियों के लिए एक प्लान बनाया है कि एक रैली से करीब 20 विधानसभा क्षेत्र कवर किए जाएं। हालांकि मोदी के साथ मंच पर ज्यादा से ज्यादा 5 उम्मीदवार ही रहेंगे। बाकी के 15 उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में एलईडी स्क्रीन पर जनता के साथ मोदी का भाषण सुनेंगे। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का भाषण सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार ही नहीं सुनेंगे, बल्कि जेडीयू उम्मीदवार भी सुनेंगे। मानता हूँ वहाँ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करता है, आज की एनडीए की मौजूदा नेतृत्व को भरोसा करता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की नेतृत्व को भरोसा करता है। मोदी की रैली को हर विधानसभा सीट पर 100 चुनी हुई जगहों पर लाइव दिखाने का इंतजाम किया है। इन 100 जगहों को वर्चुअल रैली स्थल में बदल दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए एक जगह पर 1000 लोगों को आने की अनुमति है। इस तरह पार्टी हर विधानसभा सीट के 1 लाख लोगों को वर्चुअल रैली में शामिल करेगी। बीजेपी आईटी सेल ने पीएम मोदी के रैली के भाषण को लगभग 500 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाइव कराने की व्यवस्था की है, जिससे 2 करोड़ लोग देश भर में पीएम मोदी के बिहार चुनाव के भाषण का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके मद्देनजर इस प्रकार का प्लानिंग हम लोगों ने किया है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी सभा, इससे पहले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाली सारी सभाएं इस बिहार में हुई है उससे कम संख्या, ये किसी भी सभा में नहीं होगी, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, अलग अलग जगह पर होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरा विश्वास है कि बहुत बड़े पैमाने पर इन सभाओं को सफलता भी मिलेगी।
आज चुनावी रैली करने के बाद पीएम मोदी दोबारा 28 अक्टूबर को बिहार आएंगे। 28 तारीख को पीएम मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में भी रैली करेंगे। इसके बाद 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर जिले में पीएम की रैली होगी। 2 दिन बाद यानी 3 नवंबर को पीएम पश्चिमी चंपारण, सहरसा और फारबिसगंज जिले में चुनावी रैली करेंगे। 2015 के मुकाबले इस बार बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और लगभग 10,000 आईटी प्रोफेशनल्स को चुनाव के काम में लगाया है। वहीं चुनावी ब्लॉक, बूथ और शक्ति केंद्र यानी 5 पोलिंग बूथ के क्लस्टर पर मतदाताओं तक पहुंचने का इंतजाम किया गया है। यानी बिहार में हर हर मोदी, घर घर मोदी की पूरी हाईटेक तैयारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे तमाम संवाददाता और खास मेहमान लगातार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, आपका रुख करना चाहेंगे। सासाराम की अगर स्पेसिफिकली सीट की बात की जाए तो बहुत दिलचस्प चुनाव इस बार वहां पर हो गया है, क्योंकि अशोक कुमार जो कि आरजेडी के साथ 30 साल तक जुड़े रहे, पाला बदल लिया, जेडीयू में आ गए हैं और बागी यहां पर बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया वो चले गए हैं एलजेपी में। चलिए सुजीत का हम फिर रुक करेंगे। चित्रा, यही सवाल मेरा आपसे है। सासाराम का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, इस बार हॉट सीट में तब्दील हो गई है, लेकिन 30 साल आरजेडी के साथ रहने वाले शख्स अशोक कुमार जब जेडीयू से लड़ रहे हैं इस बार, कार्यकर्ताओं में किस तरह का संदेश जा रहा है, वो किस एनर्जी के साथ उनके लिए प्रचार कर पाएंगे? चलिए, संपर्क साधने में थोड़ी दिक्कत यहां पर हो रही है, लेकिन चित्रा और सुजीत के पास हम फिर लौटने की कोशिश करेंगे। संबित पात्रा जी, अगर इसी सवाल को मैं आपके पास लेकर आऊं, सासाराम में जिस तरह से ये समीकरण बदले हैं, लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की है उनके ऊपर भी सवाल हो रहे हैं। जैसे ही पहली लिस्ट आई, बीजेपी के दूसरे और तीसरे पायदान के 9 सीनियर लीडर्स ने बगावत कर दी और चौरसिया साहब तो अब एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे आप वहां का समीकरण साधेंगे? का संबंध होता है, जब टिकट वितरण होता है तो हर पार्टी में अमूमन इसी प्रकार का एक रिएक्शन होता है, कुछ समय के लिए रहता है। चुनाव मतलब ये थोड़ा बहुत रिएक्शन होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मगर यहाँ आपके दिग्गज पत्रकार ऑन ग्राउंड मौजूद है, आप उनसे पूछिए। आज 2 इलाकों में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैली को वो संबोधित करने वाले हैं, सासाराम और गया, वो बिहार की राजनीति में क्यों जाने जाते थे? 90 की दशक और उससे पहले भी वो नक्सलिज्म के लिए जाने जाते थे और वहां एक टर्म चलता था जो बहुत प्रसिद्ध था कि 6 इंच छोटा कर देंगे। मतलब वहां पर आप किसी भी बिहारी से पूछिएगा वहां पर, तो वो बिहारी भाई बताएगा आपको कि मूड़ काटना मतलब सर काटना वहां बहुत कॉमन प्रिंसिपल था, बहुत कॉमन विषय था उस समय। चुनाव हो या बाकी आम जिंदगी, किसी भी विषय को लेकर वहां कम्युनिस्टों का एक दबाव रहना, नक्सलिज्म का प्रभाव रहना और 6 इंच छोटा कर देना, ये फ्रेज बहुत चलता था। मैं नीतीश जी के सुशासन को और जिस प्रकार से हमारी जो एनडीए वहां चली है, आप देखिए आज 15 वर्ष के बाद ये 6 इंच छोटे करने वाला जो फ्रेज गया और सासाराम में चलता था, वो आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वहां सुशासन चल रहा है और मुझे लगता है कैंडिडेट कोई भी हो, प्रभाव सुशासन का होता है और जीत सुशासन की होगी। ठीक है, चलिए जनता की अदालत में इस बात का फैसला होगा। लेकिन सासाराम रैली को लेकर, क्योंकि आज सासाराम से शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बिहार की, तो एक उत्साह वहां पर रैली स्थल पर भी दिखाई दे रहा है। चित्रा में वहां से अपडेट कर रही थी। संबित जी, एक सवाल मेरा आपसे और है, क्योंकि जब 2015 से 2020 की तुलना होती है, मुझे ध्यान आ रहा है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे 2015 में, उन्होंने वहां से घोषणा की थी, मंच से ये बयान दिया था, बिहार को 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज और इससे अलग 40,000 जो अटकी हुई योजनाएं हैं उनसे लाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 1,65,000 का ये स्पेशल पैकेज उन्होंने बिहार के लिए 2015 में ऐलान किया। इस पैकेज का जमीन पर क्या असर हुआ? असर होता तो आज शायद बिहार की तस्वीर और तकदीर कुछ और दिखाई देती हमें। देखिए, मैं अब पैकेज किस प्रकार खर्च हुआ, ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैं तैयारी के साथ बैठा हुआ था। ये जो 1,25,000 करोड़ के पैकेज के बारे में आप बोल रहे हैं, उसमें क्या खर्च हुआ मोटा मोटा मैं बता देता हूं।
फार्मर्स वेलफेयर, किसानों के लिए ये 3094 करोड़ रुपए खर्च हुए, शिक्षा एजुकेशन पे 1000 करोड़ रुपए, स्किल डेवलपमेंट पर 1550 करोड़ रुपए, हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य पे 600 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रिसिटी पे 16130 करोड़ रुपए, रूरल रोड ग्रामीण सड़कों के लिए 13820 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से 22500 कुल किलोमीटर सड़कें रूरल एरिया में बनाए गए, हाईवे के लिए 54,713 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से 2777 किलोमीटर नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया बिहार में। ठीक उसी प्रकार रेलवेज पे 8870 करोड़ रुपए, जिससे 676 किलोमीटर रेलवे लाइन की डबलिंग हुई और 574 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। एयरपोर्ट पे 2700 करोड़ रुपए, पटना में एक नया एयरपोर्ट बना और गया में एयरपोर्ट की डेवलपमेंट हुई। डिजिटल बिहार पे लगभग 500 करोड़ रुपए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खुला, रूरल बीपीओज खुले, ट्रेनिंग सेंटर खुले, पेट्रोलियम और गैस पे 21,497 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक उसी प्रकार टूरिज्म पे 600 करोड़ रुपए, कुल मिला के इसका जो व्यय बैठता है 1,25,003 करोड़ रुपए का बैठता है। तो जो आपने हिसाब मांगा था पिछली बार जो प्रधानमंत्री जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, उसका मैंने एक मोटा मोटी हिसाब दिया है, क्योंकि समय की कमी है। आपने पूरा आंकड़ा दिया संबित पात्रा जी, ये जो आपने पूरा आंकड़ा दिया। सुजीत हमारे साथ हैं। सुजीत, आप लगातार वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, बोट यात्रा के जरिए आप अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी पहुंचे हैं। जो ये पूरा नंबर संबित पात्रा जी ने गिनाया है विकास कार्यों का, 1025 करोड़ विकास योजनाओं में लगा, बताइए जरा जमीन पर क्या हकीकत है? देखिए, जो भी आंकड़े आ रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत और जो जनता से बातचीत आप करेंगे जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको ये कहीं ना कहीं लगता है कुछ काम तो हुआ है, कुछ विकास के काम हुए हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए, जिस तरीके का विकास की चाहत रखते हैं खासतौर पर डबल इंजन की सरकार में, वो कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार कह रहा हूं कि रोजगार को लेकर काफ़ी लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। और इधर जो कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसमें काफ़ी लोगों के रोजगार चले गए। तो ये नाराजगी उस बात को लेकर जो परिस्थितियां बन गई है इस तरह की, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और ख़ासतौर पर इसको पहले रोजगार को विपक्ष ने यानी कि तेजस्वी यादव ने इसको उठाया, हालांकि अब बीजेपी भी 19 लाख रोजगार देने की बात कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो खर्च आएगा वो बिहार का जितना बजट है उससे दुगुना चाहिए, यानी कि 2 लाख करोड़ का बजट है तो करीब 5 लाख करोड़ पैसा चाहिए तनख्वाह देने के लिए। ये अलग बात है, लेकिन युवाओं में एक रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर एक परेशान है युवा। और देखिए सुजीत, इसीलिए 10 लाख वर्सेस 19 लाख एक बहस अब इस पर भी छिड़ गई है। और सवाल ये भी कि ये जो वादे किए गए हैं ये जमीन पर कितने व्यवहारिक